So today we will do the Central Islamic land. So from the very beginning slide you can see that there is the map of Central Islamic land. तो ये पूरी Central Islamic land की territory है. Why it is called Central Islamic land? Because it lies in the center of Europe, Africa and Asia. बीच में पड़ता है. Understand? So अब तक हमने जो पढ़ा था वो रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा था. रोमन एम्पायर was an empire which was in the 3 continent. Mainly जो इसका सेंटर था that was in Italy. But the Roman empire got declined in the 7th century because of the rise of another religion in Arabia, and that religion was Islam. So we will read about the rise of Islam and how it spread throughout the world and how many regions it conquered and how it became an Islamic empire and how it got declined later on. उसके बारे में हम सारी हिस्ट्री पढ़ेंगे. So सबसे पहले you can see that this is the map of Central Islamic land, and there are some cities which are important part of Islamic land that we will discuss. First of all, Makkah, where Prophet Muhammad was born. So that is in Arabia. Medina, it used to be the capital at the time of Prophet Muhammad and later caliphs. Then बगदाद, जो कि अब्बासिद डायनेस्टी की कैपिटल बनी थी बाद में. बगदाद से पहले वहाँ एक इम्पोर्टेंट शहर था जिसका नाम था टेसिफोन. इसके अलावा ये 2 इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, टिग्रिस जो कि मेसोपोटामिया में हमने पढ़ी थी और दूसरी यूफ्रेटिस, और ये इराक रीजन के अंदर मिलती हैं. इसके अलावा समरकंद जो कि सेंट्रल एशिया का एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग टाउन था. बुखारा वॉज आल्सो फेमस फॉर इट्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड ट्रेड, जो कि सेंट्रल एशिया का एक इम्पोर्टेंट टाउन था. तो कोई भी इनमें से मैप में पूछा जा सकता है. एडेसा, जिसको लेकर के सेंट्रल इस्लामिक लैंड और यूरोपियन लोगों में काफ़ी झगड़ा भी हुआ था, स्पेशली क्रूसेड वॉर्स जो थी उनके बीच में हुई थी. इसके अलावा एंटियोक जो कि एक इम्पोर्टेंट पोर्ट टाउन था रोमन एम्पायर का, और बाद में जो है इस्लामिक एम्पायर का भी एक इम्पोर्टेंट टाउन ये रहा था. देन डेमस्कस, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ सीरिया, और ये इस्लामिक एम्पायर में कैपिटल थी उमायद डायनेस्टी के दौरान. तो उमायद डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर में. देन दिस इज़ रिवर नाइल, इट वॉज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सम सिटीज़ वर आल्सो लोकेटेड ऑन इट्स बैंक. दिस इज़ रेड सी, जहाँ से ट्रेड होता था, और ट्रेड किससे होता था, इस साइड में जो है इंडिया से ट्रेड होता था, और ये ट्रेड रूट कहाँ जाता था, मेडिटेरेनियन सी, और फिर यूरोप के अंदर सामान जाता था. कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि हमने रोमन एम्पायर में पढ़ी थी कि कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज मेड द सेकेंड कैपिटल बाय किंग कॉन्स्टेंटाइन. उसी के नाम पे कॉन्स्टेंटिनोपल इसका नाम रखा गया है. पहले जो था इसका नाम बाइजेंटाइन था, और इसके बाद में इस एम्पायर जो था रोमन एम्पायर वेस्ट में डिक्लाइन हो गया था, सिर्फ ईस्ट में ही रहा था, इसलिए इसको बाइजेंटियन एम्पायर भी कहा जाता है, और बाइजेंटियम भी कहा जाता है, बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहा जाता है. और बाद में ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो था अरेबियन लोगों ने इसको कॉन्कर कर लिया और इसका नाम इस्तांबुल रख दिया गया. अंडरस्टैंड. और अभी भी ये इस्लामिक लोगों के कंट्रोल में, क्रिश्चियंस वहाँ पे नहीं है, जबकि ये पहले क्रिश्चियंस का एक सेंटर होता था. इज दैट क्लियर? तो इन सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं. दिस इज अ डिटेल्ड मैप ऑफ सेंट्रल इस्लामिक लैंड. कुछ सिटी हमने इसमें डिस्कस कर लिए, कुछ सिटी उसमें नहीं दिए हुए थे. जैसे कि आप देख सकते हैं कूफा, ये एक इम्पोर्टेंट जो है कैपिटल बन गया था. अली जो कि एक खलीफा था इस्लामिक एम्पायर का, उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, कूफा में. इसके अलावा यहाँ पे मिलिट्री बेस होता था, तो ये एक इम्पोर्टेंट टाउन था. दूसरा बसरा, यहाँ पर भी जो है सोल्जर्स रखे गए थे अब्बासिद डायनेस्टी के दौरान, तो बसरा एक इम्पोर्टेंट टाउन था. इसके अलावा इस्फहान जो कि ईरान का एक इम्पोर्टेंट टाउन था. निशापुर सल्जूक डायनेस्टी की कैपिटल बनी थी. मार्व ये भी एक इम्पोर्टेंट टाउन था. गजनी डायनेस्टी आई थी बाद में इस्लामिक रूल के अंदर, जैसे महमूद ऑफ गजनवी जो कि इंडिया में भी आया था, उसकी जो कैपिटल थी वो गजनी थी. सो ये इंपॉर्टेंट टाउन थे. इसके अलावा अलेक्जेंड्रिया एक इम्पोर्टेंट पोर्ट थी. जेरूसलम जिसको लेकर के क्रिश्चियंस और इनके बीच में काफ़ी झगड़े चलते थे, और अभी भी झगड़े चलते रहते हैं. तो जेरूसलम पैलेस्टाइन और इजराइल के पास पड़ता है, इजराइल की कैपिटल है. तो दैट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ सेंट्रल इस्लामिक लैंड. अपार्ट फ्रॉम दैट अलेप्पो, दैट वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ इस्लामिक लैंड. बगदाद हम डिस्कस कर चुके हैं. बगदाद के पास एक सिटी और पड़ता है समारा. तो ये सारे के सारे सिटीज़ की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रिपोली और रोम, दैट इज इन इटली. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट मैप ऑफ सेंट्रल इस्लामिक लैंड. वी हैव गॉट टू नो अबाउट द सेंट्रल इस्लामिक लैंड फ्रॉम सम सोर्सेज. So what were the sources through which we come to know about the Central Islamic land? So there were some material sources whereas some were the textual sources. तो हम दोनों की बात करेंगे, मटेरियल सोर्सेज की भी और टेक्सचुअल सोर्सेज की.
What do you understand by the material sources? The remains of the Central Islamic land, जैसे कोई building है, monument है, so these are known as the material sources. The coins and that is also known as the material sources. Textual sources, many books were also written at that time, so these were known as the textual sources. तो इससे हमने इसकी जो है सोसाइटी के बारे में जानने की कोशिश की है, जिसके अंदर जैसे डूइंग्स ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद के लिए जो किताब लिखी हुई उसको बोला जाता है हादिथ, उससे हमें जो है मोहम्मद की लाइफ के बारे में पता चलता है, उसने क्या क्या काम किए उसके बारे में हमें पता चलता है। इसके अलावा कुरान एक इम्पोर्टेंट बुक है इस्लाम की, उससे जो है सेंट्रल इस्लामिक लैंड के बारे में हमें पता चलता है। और मेनली इसमें जो है ये 3 चीज़ों के हमने डिस्कस किया, रिलीजन के बारे में कि इस्लाम रिलीजन कैसा है, वहाँ की कम्युनिटी कैसी थी और किस तरह की पॉलिटिक्स इस्लामिक लैंड में होती थी, उसके बारे में हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है। इसके अलावा लार्ज कलेक्शन ऑफ आई विटनेस रिपोर्ट दैट इज़ कॉल्ड अखबार, जो कि न्यूज़पेपर के लिए वर्ड यूज होता है। तो लार्ज कलेक्शन ऑफ आई विटनेस रिपोर्ट वर आल्सो पब्लिश्ड एट दैट टाइम एंड दे वर नोन एज द अखबार। सो वी कम टू नो अबाउट द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम फ्रॉम दिस अखबार ऑल्सो। देन क्रिश्चियन क्रॉनिकल्स which were written in the Syriac language and some other languages, that is also available and it is also a part of textual sources. Then इसके अलावा कुछ एक chronicles, legal texts, geography books and कुछ travelogues को रिहला बोला जाता था। जैसे इब्न बतूता was a traveler who came to India, so he wrote about his traveling and there were many other writers who wrote about their traveling, that is called as the travelogue। तो उससे हमें जो है उस टाइम के ट्रेड के बारे में, उस टाइम के लोगों के बारे में पता चलता है। So these are the sources which were used to reconstruct the history of Central Islamic land. We are starting the chapter. So Central Islamic land began with the rise of Prophet Muhammad. Prophet Muhammad was the founder of Islam. He is known as the founder of Islam. And he was an Arab. He was from Arabia and he was a chief of a tribe and the tribe's name was the Quraysh tribe. क्या नाम था? Quraysh tribe. A chief was chosen on the basis. So who used to be the chief of a tribe? They were chosen on the basis that from which family he belongs to. If his father was the chief, then naturally his son used to be the chief. Apart from that, the chiefs were also elected on the basis of his personal courage and merit. So he was also a chief. Many Arab tribes were nomadic tribes. They used to move from one place to another place with their flocks in the search of the pasture land. So that kind of life was there in Arabia. और वो किस लिए घूमते थे? ओएसिस को ढूंढते थे जहाँ पे उनको थोड़ी हरियाली मिल जाती थी। एंड दे यूज्ड टू स्टे देयर फॉर सम टाइम। इफ द ग्रास यूज्ड टू डिसअपियर, दे यूज्ड टू मूव टू द नेक्स्ट एरिया। सो दैट वाज अ लाइफ। सम सेटल इन द सिटीज, कुछ एक सिटी में रहते थे। एंड दे आल्सो प्रैक्टिस द ट्रेड, क्योंकि उनके पास कैमल्स होते थे एंड कैमल कारवां से ट्रेड होता था, तो कुछ सिटी में भी रहते थे। मोहम्मद जो था ऐसी एक ट्राइब से बिलोंग करता था जिसका नाम था कुरैश, और वो जो कुरैश ट्राइब थी दैट वाज सेटल्ड इन मक्का। कहाँ पे बेस्ड थी वो? मक्का बेस्ड ट्राइब थी। देन राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया। मोहम्मद वॉज बोर्न इन मक्का इन 571 AD. The Prophet Muhammad was an Arab by language and he was merchant by the profession. So he was a merchant. So his tribe was doing the mercantile activities. Muhammad's own tribe Quraysh lived in Makkah and controlled the main shrine. So Makkah used to be a cube-like. Makkah was famous for what? Makkah was famous for its religious center, because all the tribal people surrounding the Arabia, they used to come to Makkah once in a year to pay the homage to their god, because there was a structure, cube-like structure. That cube-like structure was known as the Kaaba, and Kaaba was a place where a number of idols used to be placed, and these idols used to be of different gods and goddesses. So the people who used to worship these gods and goddesses, they used to come to Kaaba. So that kind of visit used to be there, and this is a continuing tradition till date, that is called Hajj. Then Kaaba was considered holy, that's why people used to visit there in Makkah. So you can see that this is the image of Makkah. This cube-like structure is known as the Kaaba, and that is the center of Islamic faith. People visit here annually, that is called as the Hajj. Earlier tribal people used to come here because their gods and goddesses, idols used to be placed in this cube-like structure. But when Muhammad introduced a new religion in this area, these idols were removed by Muhammad and his men, and now there is only a black stone that is called as the Zamzama, and people come here to pay their visit to this black stone.
This is the map that we have already discussed. Now Muhammad's revelation. What Muhammad revealed and that brought a change in the society of that Arabia. In 612, Muhammad declared himself as the Rasul of the God. मोहम्मद ने कहा कि मैं भगवान का भेजा हुआ मैसेंजर हूँ. So he himself called as the messenger of God, that he is the Rasul of God, and he was commanded to preach that Allah should only be worshipped, because at that time the people of Arabia used to be polytheists, means they used to worship many gods and goddesses. बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे. लेकिन प्रोफेट मोहम्मद ने कहा कि सिर्फ एक ही भगवान की पूजा करो, और ऐसा उसको किसने कहा है? अल्लाह ने कहा है. So Allah should only be worshipped. That was the first principle of Islam, which was given by Prophet Muhammad. The worship involved simple rituals such as the daily prayer, that is called as the salat. We also call it namaz, 5 times a day, that is offered to the God. So that was the second principle. Abstaining from the theft, चोरी वगैरह से दूर रहो, that was another principle given by Prophet Muhammad. Then Muhammad set up a community of believers. So his followers made a community, and that community was called as the Ummah. So Ummah was a council of the believers in the faith of Prophet Muhammad. They were promised that all the followers of Prophet Muhammad will get salvation, यानी कि उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी कयामत के दिन, on the day of judgment. In this way there was a large number of followers of Prophet Muhammad, and they were given some principles. Then he said that God, that is the Allah, according to Prophet Muhammad, there is one God and its name is Allah, and we should do the 5 times prayer. So these are also known as the 5 pillars of Islam. The question can be asked, what are the 5 pillars of Islam? So 5 pillars Islam के क्या हैं? Allah should only be worshipped, so that is the first principle. Prayer 5 times a day, that is the second principle, that is called as the salat or namaz. And they also said that we should help other people who are the poor people, who are the helpless people, by distributing alms. उनको हमें जो है उपहार देकर के, दान देकर के उनकी मदद हमें करनी चाहिए. तो दैट इज द थर्ड प्रिंसिपल, एंड इट इज़ नोन एज द ज़कत. इसके अलावा फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमादान और रमजान, रमजान के महीने में रोज़ा रखा जाता है, फास्टिंग रखी जाती है. तो दैट इज़ द फोर्थ प्रिंसिपल. एंड पिलग्रिमेज टू द मक्का वंस इन अ लाइफ, ज़िंदगी में एक बार मक्का की यात्रा जरूर करो, दैट वाज कॉल्ड एज द हज. So these are the 5 pillars of Islam, and the people who used to follow these 5 pillars, they were the follower of Muhammad and Islam. You can see that ये जो रूट है ये हज का रूट है. How the हज is done in मक्का एंड मदीना, इस तरह से जो है हज की यात्रा की जाती है. और ये जो सेंट्रल क्यूब है इसको एनसर्कल ऐसे किया जाता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाया जाता है. तो इस वजह से जो है हज की यात्रा में काफ़ी लोग आते थे. अभी भी करोड़ों लोग जो है हज की यात्रा करते हैं. सो उस टाइम जब हज की यात्रा होती थी तो ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे मक्का और मदीना के अंदर होता था, जिससे वहाँ की ट्राइबल लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता था. और प्रॉफिट मोहम्मद एक ट्रेडर थे, उनकी जो कम्युनिटी थी वो भी ट्रेडर थी. धीरे धीरे ये कम्युनिटी रिच होती चली गई और पावरफुल भी होती चली गई. देन जब मोहम्मद पावरफुल हो गए और लोग उनके फॉलोअर बनने लग गए, तो जो एग्जिस्टिंग रिलीजन था उनके लोगों को प्रॉब्लम होने लग गई. एंड दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद. अल्टीमेटली प्रॉफिट मोहम्मद वाज फोर्स्ड टू मूव फ्रॉम मक्का टू मदीना. उसको वहाँ पर से छोड़ करके उनको जाना पड़ा. 622 ईस्वी के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद जो थे मक्का से मदीना चले गए. और 622 की ईयर को काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर माना जाता है, क्योंकि इसी ईयर से एक कैलेंडर की शुरुआत होती है, और वो कैलेंडर है हिजरी कैलेंडर. विच कैलेंडर इज दैट? हिजरी, जो कि एक लूनर बेस्ड कैलेंडर है, मून बेस्ड कैलेंडर है, चंद्रमा पे आधारित कैलेंडर है. एंड दिस इज द कैलेंडर ऑफ इस्लाम, हिजरी कैलेंडर, क्योंकि ये जो यात्रा थी दैट वाज कॉल्ड एज द हिजरा. दिस जर्नी हिजरा वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम. उम्मा वॉज कन्वर्टेड इनटू अ वाइडर कम्युनिटी. उम्मा जो थी काफ़ी बड़ी कम्युनिटी हो गई, क्योंकि वहाँ पे जो पॉलिथिस्ट लोग रहते थे मदीना के आसपास, दे ऑल वर कन्वर्टेड इनटू इस्लाम. तो इसलिए इस्लाम की जो कम्युनिटी थी वो काफ़ी बड़ी हो गई. और कम्युनिटी जो थी मेनली सर्वाइव किस तरह करती थी, उसकी जो इनकम सोर्सेज क्या थे? एग्रीकल्चर एंड आर्म टैक्स. जो सामान जाता था उस पर टैक्स लगता था और एग्रीकल्चर पे टैक्स लगता था.
उससे जो है इस कम्युनिटी का खर्चा चलता था। लेकिन धीरे धीरे ये जो पैसा आता था इट बिकेम क्वाइट डेफिसिट, उनका एक्सपेंडिचर इससे चल नहीं सकता था। तो उन्होंने और क्या किया उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके लिए फिर क्या किया गया, एक्सपीडिशनरी रेड की गई, यानी कि कुछ इलाके जो आसपास थे, नेबरिंग एरियाज थे, उनके अंदर आर्मी की मदद से रेड डाली गई। वहाँ पे जो पैसा इकट्ठा होता था उनको जो है वो यूज करते थे अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। इसके अलावा आफ्टर ए सीरीज ऑफ बैटल मक्का वॉज कॉन्कर्ड, मक्का को जीतने के लिए भी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई। फाइनली मक्का केम अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। नाउ ही इंसिस्टेड कन्वर्जन एज ए सोल क्राइटेरिया टू इंक्रीज द मेंबर ऑफ कम्युनिटी, क्योंकि मेंबर ऑफ कम्युनिटी मुस्लिम काफ़ी कम थे, काफ़ी कम संख्या में थे, तो उनको बढ़ाने के लिए लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। मोस्टली बुदाइंस, जो कि एक ट्राइबल लोग थे, दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, they were all converted into Islam by the conversion. Then they embraced whole Arabia and Medina was made as the administrative capital and Makkah as the religious center. मदीना को कैपिटल बना दिया, मक्का को एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेंटर प्रोफेट मोहम्मद ने बना दिया। तो इस प्रकार से इस्लामिक रिलीजन विच वॉज ओनली ए रिलीजन नाउ इट एंटर्ड इनटू द पॉलिटिक्स, और इसके बेस पे एक एम्पायर बनना शुरू हो गया था। दैट वॉज द बिगिनिंग। काबा, that was the cube-like structure in which a number of idols used to be there. They all were cleansed by the Prophet Muhammad and it was totally converted or devoted to the Islam. So these works were done by Prophet Muhammad. Then the caliphate expansion, civil wars and sect formation. Prophet Muhammad died in 632. Prophet Muhammad की डेथ हो गई थी 632 के अंदर। लेकिन प्रोफेट मोहम्मद ने ऐसा कोई रूल बना के नहीं गए थे कि मेरे बाद में मेरा बेटा या मेरी फैमिली का मेंबर ही जो है नेक्स्ट खलीफा या मेरा नेक्स्ट जो है वारिस बनेगा। इसलिए नाउ द इस्लामिक सोसाइटी वॉज द लीडरलेस। एज ए रिजल्ट उम्मा विच वॉज द काउंसिल ऑफ द बिलीवर्स ऑफ द इस्लाम, दे assembled together and they deputed one person as the deputy of Prophet Muhammad and that was called as the Khalifa or Caliphate. Understand, उसको क्या कहा जाता है, खलीफा। तो ऐसे 4 खलीफा हुए जो प्रोफेट मोहम्मद के बाद में आए, 4 डिप्टी आए हैं प्रोफेट मोहम्मद के। जो सबसे पहला खलीफा था उसका नाम क्या था, अबू बकर। क्या नाम था, अबू बकर। जो दूसरा आया था उसका नाम था उमर, और थर्ड जो आया था उसका नाम था उथमन, और जो लास्ट खलीफा आया था दैट वाज अली। तो ये 4 खलीफा आए थे। इन्होंने भी जो है इस्लाम को एक्सपेंड करने का काम किया। इन्होंने भी जो बहुत सारे नेबरिंग एरियाज़ जो थे इस्लामिक एम्पायर के आसपास के, उनको इन्होंने कॉन्कर करने का काम किया एंड इस्लाम जो था काफ़ी बड़े एरिया में फैल गया था। सो द अथॉरिटी वॉज ट्रांसफर्ड टू द उम्मा विद नो एस्टेब्लिश्ड रूल ऑफ सक्सेशन। देन बिगेन द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन कैलिफेट इन विच the leader of the community that is called Amir al-Mumin became the deputy khalifa of the prophet. There were 2 main objective of the caliphate. अब ये जो खलीफा सिस्टम शुरू किया था इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि जो इस्लाम एक रूल, एक नया धर्म आ गया था वो डिसइंटीग्रेट ना हो, उसको कोऑर्डिनेट और कंसोलिडेट करके रखा जाए, इसलिए खलीफा की ज़रूरत थी, कोई ना कोई लीडर उनका होना चाहिए। दूसरा, प्रोफेट मोहम्मद के बाद इस्लाम को आगे कैसे फैलाया जाए, इसके लिए भी जो है खलीफा होना ज़रूरी है, कोई लीडर होना ज़रूरी है। तो ये कुछ एक रीजन थे जिसकी वजह से खलीफा का जो एक सिस्टम था उसको शुरू किया गया था। तो पहला जो खलीफा बना था वो कौन था, अबू बकर। हु वॉज ही वॉज द फादर इन लॉ प्रोफेट मोहम्मद। वॉज चूजन टू बी द फर्स्ट कैलिफ, क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद से बिलोंग करते थे इसलिए इनको पहला खलीफा बनाया गया था। द सेकेंड कैलिफ वॉज द उमर। ही शेप्ड द उमाज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। उसने जो है इस्लाम एम्पायर को एक्सपेंड करने का काम किया। इजिप्ट के बहुत सारे इलाके इन्होंने जीत लिए। इसके अलावा सेंट्रल एशिया का इलाका, ईरान का इलाका भी इस्लामिक एम्पायर के कंट्रोल में उमर लेकर के आया था। उसके बाद में जो थर्ड कैलिफ था उस्मान, उसने जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग किया और इसके अलावा उसमें इराक और इजिप्ट के बहुत सारे लोगों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भर्ती कर लिया था, जिसकी वजह से अरेबिया के लोग ही उसके खिलाफ होने शुरू हो गए थे क्योंकि उनका डोमिनेंस कम हो रहा था। इसी दौरान जो है उस्मान की हत्या कर दी गई। ही वॉज असैसिनेटेड। जो नेक्स्ट खलीफा बना वो कौन बना, अली बना। लेकिन अली जो था वो थोड़ा सा लिबरल नेचर का था, वो जो था इराक की साइड का था, तो वो अपनी कैपिटल शिफ्ट करके इराक की साइड ले गया और उन्होंने अपनी कैपिटल जो नई बनाई थी उसका नाम क्या था, कूफा।
जो कि इस्लामिक एम्पायर का एक इम्पोर्टेंट सिटी बाद में बन गया था। कूफा में अपनी कैपिटल ले गया, लेकिन बाद में अली के खिलाफ जो है बैटल में एक प्रोफेट मोहम्मद की एक पत्नी थी जिसका नाम था आयशा। आयशा इससे लड़ने के लिए आई और बैटल ऑफ कैमल उसको कहा जाता है, जिसमें आयशा की डिफीट हो गई, अली ने उसको हरा दिया, जिसकी वजह से अली जो है रूल करता रहा। लेकिन बाद में उस्मान का ही एक नेफ्यू था जिसका नाम था मोविया। मोविया ने अली पे अटैक किया। अली और उनके बीच में लड़ाई चली रही थी कि अली की जो आर्मी जो थी उसमें डिसइंटीग्रेशन हो गया और उसमें खर्जी ट्राइब के लोग थे। खर्जी ने जो है विद्रोह कर दिया और खर्जी ने जो है अली को असैसिनेट कर दिया जब वो मॉस्क में नमाज पढ़ रहा था। एज ए रिजल्ट अली के बाद में जो मुस्लिम्स थे दो भागों में डिवाइड हो गई। एक बन गया शिया हु वॉज द फॉलोअर ऑफ अली एंड सुन्नी हु वर द ओपोनेंट ऑफ अली, एंड स्टिल देयर आर टू पार्ट्स इन इस्लाम, शियाज एंड सुन्नीज। Now, what administrative changes introduced by the caliph in the newly conquered territories? जो नए इलाके कैलिफ ने जीते थे उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए? In all the conquered provinces, the caliph imposed administrative structure headed by governor and the tribal chief. जो इलाके नए जीते गए थे, उमर ने जीते थे, उस्मान ने भी जीते थे, उन इलाकों में गवर्नर बनाए गए। गवर्नर कहाँ के बनाए गए? उन्हीं एरियाज़ के गवर्नर बनाए गए जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। देन वो सेंट्रल ट्रेजरी बैत अल माल जो कि उनकी कैपिटल में होती थी, उस खजाने में भी पैसा ये गवर्नर भेजते थे ताकि स्टेट की इनकम बनी रहे। इसके अलावा जो इलाके जीते थे वहाँ से जो बूटी आती थी, जो लूट का सामान आता था, वो भी सेंट्रल ट्रेजरी में आता था। अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी सोल्जर्स जो लड़ने के लिए जाते थे। द कैलिफ सोल्जर दैट इज मेनली बुदोइंस सेटल्ड इन द कैंप सिटीज एट द एज ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट के अंदर ही कैंप सिटीज़ बनाए गए थे जो कि लड़ाकू सोल्जर्स थे उनको बसाने के लिए। और जैसे उसमें दो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, वन इज़ कूफा एंड सेकंड इज़ बसरा। सो दीज यूज्ड टू बी लाइक द कैंटोनमेंट्स ऑफ कैलिफ। इसके अलावा रूलिंग क्लास जो थी उनको जो है बहुत सारा धन खजाना मिलता था और मंथली पेमेंट भी दी जाती थी। देन नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो अपना फेथ को रिटेन कर सकते थे, अपने धर्म को मान सकते थे, लेकिन उन पर टैक्स लगाया जाता था और वो टैक्स था जजिया टैक्स। विच टैक्स वाज दैट? जजिया। दैट वाज आल्सो लेटर ऑन इम्पोज्ड बाय द मुस्लिम्स इन इंडिया। दैट वाज अ काइंड ऑफ रिलीजियस टैक्स एंड दीज आर द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट ऑल्सो। देन द फर्स्ट उमायद कैलिफ। अब मोविया जो था उसने अली को हरा दिया। आफ्टर दैट अली जो थी उसकी जो डायनेस्टी वो ख़त्म हो गई और कैलिफेट सिस्टम भी ख़त्म हो गया, उसमें चेंजेस आ गया। अब मोविया जो था नेक्स्ट जो है खलीफा बन गया अपने आप में, लेकिन उसने फिर डायनेस्टिक सक्सेशन की शुरुआत कर दी थी। नाउ उमा का कंट्रोल अब ज़्यादा नहीं रहा। डायनेस्टिक सक्सेशन मीन्स पहले मोविया राजा बना, उसके बाद में उसका बेटा राजा बना, उसके बाद में उसका बेटा राजा बना, तो एक डायनेस्टी शुरू हुई थी एंड दैट डायनेस्टी इज कॉल्ड एज दी उमायद डायनेस्टी। क्या बोलते हैं उसको? उमायद डायनेस्टी। उम्मा से ही वर्ड आया उमायद। एंड द कैपिटल विच वॉज कूफा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अली, उसको शिफ्ट करके वो कहाँ पे ले गया? वो डेमस्कस में ले गया, क्योंकि ये पहले डेमस्कस का गवर्नर था। जब खलीफा था तो ये मोविया डेमस्कस का गवर्नर था, तो अपनी कैपिटल अपनी एरिया में ले गया। नाउ ही अडॉप्टेड द कोर्ट सेरेमनीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ द बाइजेंटाइन एम्पायर। अब डेमस्कस कभी बाइजेंटाइन एम्पायर के अंडर होता था, यानी क्रिश्चियंस के अंडर होता था, जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल कैपिटल होती थी इसकी। तो जो वो एटिकेट्स कोर्ट में फॉलो करते थे, जो वो रूल फॉलो करते थे, दैट वाज आल्सो अडॉप्टेड बाय द मोविया, जिसकी वजह से अरेबियंस को प्रॉब्लम होने लगी कि ये तो क्रिश्चियन एटिकेट अडॉप्ट करने लग गया है और जो ट्रू इस्लाम है उसके ऊपर ये रूल नहीं कर रहा, जिसकी वजह से काफ़ी अरेबिक लोग और इस्लामिक लोग जो थे वो इससे डिससेटिस्फाइड होने शुरू हो गए थे। ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड हेरिडिटरी सक्सेशन, फैमिली सक्सेशन एंड परसुएडेड द लीडिंग मुस्लिम टू एक्सेप्ट हिज सन एज हिज एयर, यानी कि मेरे बाद में कौन राजा बनेगा? मेरा बेटा बनेगा। इसमें ये कामयाब हो गया। द उमायद स्टेट वाज नाउ एन इंपीरियल पावर। उमायद स्टेट एक इंपीरियल पावर बन गया और एक मोनार्कियल रूल की तरह जो है वो रूल करने लग गए थे। और मेनली जो थी इसकी सक्सेस किस पे डिपेंड थी? स्टेट क्राफ्ट एंड द लॉयल्टी ऑफ द सीरियन ट्रूप्स। इसकी फौज में जो मैक्सिमम सोल्जर्स थे वो सीरिया के थे, अरेबिया के नहीं थे जैसे कि पहले होता था। और वो जब तक उसके ट्रूप्स लॉयल रहती थी तब तक ये कामयाब था। अगर ट्रूप्स लॉयल नहीं रहेगी तो ये कामयाब नहीं रहेगा। तो इसलिए सीरियंस की वैल्यू बढ़ गई, अरेबियंस की कम हो गई। और इराक और ईरान के लोगों को काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन इसमें फील होता था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाई भी
थे। और ये रूल जो है 90 साल तक चलता था, 90 ईयर्स तक उमैयद डायनेस्टी ने रूल किया। देयर वर क्रिश्चियन एडवाइजर्स and the in the administration as well as the Zoroastrian scribes and the bureaucrats. Zoroastrian means the people of Iran. ये ईरान का पुराना रिलीजन है। Zoroastrian used to be the old religion of ईरान। इसके लोग भी अपने एम्पायर में वो नौकरी देता था, जिसकी वजह से जो स्टोन्च और जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे दे वर अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ उमायद एंड दिस पॉलिसी वाज कॉल्ड एज द सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी ऑफ उमायद। दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी ऑफ Umayyad. The question can be asked, what was the centralization policy of Umayyad? Then उसमें कुछ एक रूलर्स हुए थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म भी किए थे, जिसमें एक नाम आता है अब्द अल मलिक का। तो अब्द अल मलिक ने क्या क्या रिफॉर्म किए? यू कैन सी दैट देयर आर कॉइन्स। सो मेनली उसने जो रिफॉर्म किए थे वो कॉइनेज में किए थे। उसने कुछ कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे और वो कॉइन्स उन्होंने कॉपी किए थे। कहाँ से कॉपी किए थे? लाइक दिनार, इट वॉज कॉपीड फ्रॉम द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर में एक कॉइन होता था सोलिडस, जो कि 4.5 ग्राम गोल्ड कॉइन था। तो उसी को जो है 4.5 ग्राम का जो है इसने दिनार बना दिया, नाम अलग रख दिया दिनार। उस टाइम जो है दिस इज़ रोमन कॉइन, उसके अंदर इमेजेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन इस्लाम में ह्यूमन बींग की इमेज वर्जित थी, बनाना अलाउड नहीं था। तो उसने कुरान की आयतें इसके ऊपर लिखवा दी। इसके अलावा ड्रेचम, जो कि एक ओल्ड कॉइन था ईरान का, उसका नाम बदल करके जो कि सिल्वर का था इसने इंट्रोड्यूस कर दिया इस्लामिक एम्पायर के अंदर और उसका नाम रख दिया दिरहम। सो दिनार वॉज द गोल्ड कॉइन एंड दिरहम वॉज द सिल्वर कॉइन विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अब्द अल मलिक। अपार्ट फ्रॉम दैट उसने एक बड़ी बिल्डिंग भी बनाई थी, काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग ये है, दैट इज़ कॉल्ड एज द डूम ऑफ जेरूसलम, जो कि रॉक ऑफ जेरूसलम के ऊपर बनी हुई है। ऐसा माना जाता था कि प्रोफेट मोहम्मद लास्ट टाइम इसी स्थान पे दिखे थे और ऐसा माना जाता था दैट ही असेंडेड टू द हेवन, कि वो स्वर्ग में चले गए अलॉन्ग विद हिज हॉर्स फ्रॉम दिस प्लेस। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्लेस था जेरूसलम के उनके लिए, इसलिए जेरूसलम में उसने एक ये बिल्डिंग बनाई थी डूम ऑफ जेरूसलम, विच इज टिल डेट इज इन अ वेरी गुड कंडीशन। देन अब्बासिद रेवोल्यूशन एंड द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द अब्बासिद। अब जो है एक अब्बासिद रेवोल्यूशन, एक नई डायनेस्टी आने वाली थी उमैयद के बाद में, एंड दैट वाज कॉल्ड अब्बासिद डायनेस्टी। सो व्हाट वाज अब्बासिद डायनेस्टी एंड व्हाट वाज इट्स administrative structure that we will discuss here. The Abbasid descendant of Abbas. Abbas means father. अब्बा का मतलब फादर। प्रोफेट अंकल जो था, प्रोफेट का एक अंकल था, उसके फैमिली डिसेंडेंट ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि प्रोफेट की फैमिली से हम बिलोंग करते हैं एंड वी शुड बी दी खलीफा, हमें जो है खलीफत जो है मिलनी चाहिए, हम जो है नेक्स्ट खलीफा बन सकते हैं। तो उसने एक मूवमेंट शुरू की थी और उस मूवमेंट से ये डायनेस्टी बनी थी, दैट इज कॉल्ड Abbasid dynasty, which is named after the Abba. Abbasid uprising broke out in the distant region of Khurasan. कहाँ पे शुरू हुआ था ये? खुरासान। खुरासान you can see from the map, it lies in the extreme east of the Islamic land. और अगर हम बात करें डेमस्कस की, तो डेमस्कस से खुरासान काफ़ी दूर पड़ता है। तो जब भी खुरासान में कुछ प्रॉब्लम होती थी, डेमस्कस उसको कंट्रोल करने में कामयाब नहीं था। तो ये 20 डेज जर्नी पे पड़ता था, फास्टेस्ट हॉर्स की वो भी। दूसरा, खुरासान के लोग डिससेटिस्फाइड थे उमैयद डायनेस्टी से। व्हाट वर द रीजन ऑफ द डिससेटिस्फैक्शन? ईरानियन लोग्स को जो है, ईरानियन पीपल को जो अरेबियंस थे, दे यूज टू कॉल देम एज द मवाली। क्या कहा जाता था? मवाली मीन, एंड दैट वाज अ डेरोगेटरी टर्म, एक किस्म से वो गाली थी। उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था। रेस कॉन्शियस अरेबियन सोल्जर्स होते थे, वो इनके साथ ठीक से ट्रीट नहीं करते थे। तो वो चाहते थे कि ये जो अरेबियन का रूल है, क्योंकि मोविया की जो फैमिली थी वो अरेबियन फैमिली थी, इनका ख़त्म होना चाहिए और हमारे को जो है बराबर की जो इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो वो काफ़ी डिससेटिस्फाइड थे। तो जो लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं, आंदोलन वही करते हैं, मूवमेंट वही करते हैं। द अरब सोल्जर्स इन खुरासान वर मोस्टली फ्रॉम इराक एंड रिसेंटेड द डोमिनेंस ऑफ द सीरियन। अरेबियन सोल्जर भी उस राजा से खुश नहीं थे मोविया के रूल से, क्योंकि उसमें सीरिया को इंपॉर्टेंस दे रखी थी। तो देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इन द रीजन ऑफ खुरासान। Then, under Abbasid rule, Arab influence declined. That we will do later. पहले ये कुछ एक अलग रीजन्स हैं जो कि खुरासान में रिवोल्ट होने के कारण बने। फर्स्ट ऑफ ऑल, द सिविलियन ऑफ अरब्स ऑफ खुरासान डिसलाइक द उमैयद regime for having made promises of the tax concession and privilege which were never fulfilled.
तो जो उमैयद राजा थे उन्होंने जो सिविलियन अरेबियंस थे उनको कहा था कि उनका लैंड टैक्स वगैरह माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वो भी राजा के प्रॉमिस ना मानने से दुखी थे। इसीलिए प्रोफेट का जो अंकल था उसने भी कभी कहा था कि लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए एक मसीहा आएगा, ए मसीहा विल अपीयर। और बाद में अंकल ने जो इनकी मदद के लिए एक मूवमेंट शुरू की थी जिसका नाम था दावा मूवमेंट। और दावा मूवमेंट को लीड करने के लिए एक स्लेव चुना गया जिसका नाम था अबू मुस्लिम। क्या नाम था? अबू मुस्लिम। सो अबू मुस्लिम वॉज ए ग्रेट फाइटर और इसकी मदद से इन्होंने एक आर्मी को लीड किया एंड दैट आर्मी कन्फ्रंटेड विद द लास्ट उमैयद रूलर एंड हिज नेम वॉज मारवा। उसका नाम क्या था? मारवा। एंड मारवा गॉट ए डिफीट एट द रिवर जैब के किनारे बैटल हुई, उसमें जो है मारवा की डिफीट हो गई और उमैयद डायनेस्टी खत्म हो गई और एक नई डायनेस्टी आई अब्बा के नाम से जिसका नाम रखा गया अब्बासिड डायनेस्टी। और इस डायनेस्टी में ईरानियन लोगों को इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू होगी क्योंकि वो लोग कहाँ के थे? ईरान के थे। तो अब कैपिटल जो सीरिया में थी मोविया की, उस कैपिटल को अब ये कहाँ लेकर आएंगे? ईरान की साइड। तो ये इन्होंने एक नई कैपिटल बनाई और एक नया सिटी बनाया जिसका नाम था बगदाद। ठीक है, दैट इज स्टिल ए कैपिटल ऑफ इराक, बगदाद।